ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीयों को पूछने चाहिए 4 सवाल। ये स्पष्ट नहीं है कि इस हमले से क्या हासिल हुआ, लेकिन इससे जो कुछ पता चला वो बहुत चौंकाने वाला है। चीन ने भारत को युद्ध में घसीटने के लिए पाकिस्तान से आतंकवादियों को कश्मीर में पर्यटकों को मारने के लिए भेजा था, जिसका उद्देश्य भारत से व्यापार छीनने की उसकी संभावनाओं को नष्ट करना था। लेकिन मोदी सरकार ने संघर्ष से दूर रहकर उसके नापाक इरादों को विफल कर दिया। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के समर्थक युद्ध के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति पर क्रूर हमला करने के बाद और मोदी सरकार के युद्ध को रोकने के फैसले को सही ठहराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो ये समझाने में समर्थक है कि सरकार ये जानते हुए भी कि ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है, शुरू में ही इस जाल में क्यों फंस गए। दरअसल दोस्तों 22 अप्रैल को जब आतंकवादियों के एक छोटे समूह ने कश्मीर के एक मैदान में घुसकर 25 पर्यटकों को धर्म के आधार पर पहचान कर गोली मार दी थी। हमें इसका आकार नहीं पता था, लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई और संघर्ष के चक्रव्यूह के जोखिम के बावजूद भारत की ओर से सैन्य प्रतिक्रिया अपरिहार्य थी। आखिरकार यही वो स्क्रिप्ट है जो देश को बेची जा चुकी है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार पहले भी हुआ था। पहले भी 2016 में उरी और फिर 2019 में बालाकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक ताकतवर नेता के रूप में गढ़ने में मदद की, जिसके नेतृत्व में भारत की सशस्त्र सेना दुश्मन की सेना में घुसकर उसे ख़त्म करने के लिए साहसपूर्वक काम करती है। घर में घुसकर मारा। मोदी को 2019 के चुनाव में भारी जीत दिलाई। भले ही हाल ही में कारवा कवर स्टोरी में बताया गया कि बालाकोट हमला एक सैन्य विफलता थी, लेकिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो शत्रुता हुई है अभी भी युद्ध के कोहरे में डूबी हुई है। अगर कभी ऐसा होता भी है तो पूरी सच्चाई सामने आने में बहुत समय लगेगा। लेकिन दोस्तों नागरिकों के तौर पर हमें ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, इस बारे में सवाल पूछने से नहीं कतरना चाहिए। आखिरकार युद्ध के मामले में इतना महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें राजनेताओं और जनरल पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। आइए सबसे पहले इस घटना की वजह से शुरू करते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला। सरकार ने पर्यटक से भरे मैदान को पूरी तरह से असुरक्षित क्यों छोड़ दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है। रिपोर्ट के अनुसार बेसरन के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था जहां हमला हुआ। सुरक्षा चूक को स्वीकार करने के बजाय कश्मीर घाटी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन पर दोष मढ़ने की कोशिश की। सर्वदलीय बैठक में ये दावा किया गया कि पर्यटकों के लिए मैदान खोलने के लिए कोई मंजूर नहीं मांगी गई थी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत इसका खंडन कर दिया। सरकार की सुरक्षा विफलताओं पर जनता के गुस्से को कम करने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने जन आक्रोश रैलियां शुरू की और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के पक्ष में राष्ट्रवादी भावना को भड़काया। इसका नतीजा यही हुआ कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में 9 स्थानों पर देर रात को हमला किया गया, जिसके बारे में सरकार का दावा था कि वहाँ आतंकवादी छिपे हुए हैं। ये जाहिर सी बात है, ज़्यादातर भारतीयों के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय की खबर, जिनके आतंकवादी कृत्यों ने उन्हें भारत में बदनाम कर दिया है, एक तरह से मन को शांत करने वाली थी। अब सशस्त्र बलों ने यह दावा किया है कि हमलों में 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें कुछ नामी नाम शामिल है। लेकिन यदि ये सच भी है तो भी प्रश्न बना रहेगा, क्या यह भविष्य में आतंकवादी हमले के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा? दोस्तों कई सुरक्षा विशेषज्ञों मानना है कि इसका जवाब नहीं है। आतंकवादी ढांचे पर बमबारी करना भविष्य के हमलों के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान में कठिन तरीके से सीखा है। अपने नज़दीकी घर में
2016 में उरी में तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक ने 2019 के पुलवामा हमले को नहीं रोका, ना ही उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक ने पहलगाम को रोका। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को आतंकी गतिविधियों को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन दोस्तों जैसा कि कई लोगों ने जोर दिया है कि आतंकी ढांचे को ख़त्म करने के लिए शांत निरंतर काम की ज़रूरत है, ना कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई की, जो देश को बिना तैयारी के युद्ध में धकेल सकती है। सभी खातों से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले सरकार ने संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को आसन शत्रुता के लिए तैयार करने के लिए कोई उपाय नहीं किया था। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात तो छोड़िए, आतंक का जवाब केवल बहादुरी से नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब आपके प्रतिद्वंदी के पास चीन जैसा शक्तिशाली मित्र हो। दोस्तों 2020 की गलवान झड़प में भारतीय और चीन सैनिकों ने भले ही एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया हो, लेकिन भारत ने पीछे हटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उससे चीन की क्षमताओं का अंदाज था। ये क्षमताओं लगातार पाकिस्तान को हस्तांतरित होती रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पाकिस्तान के 80% हथियार अब चीन से आते हैं। आधुनिक युद्ध तकनीक पर आधारित है। हाल ही में हुई शत्रुता के अंत में भारतीय सशस्त्र बलों ने यह दावा किया है कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने देश में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने भी एक बड़ी सफलता का दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि उसने फ्रांसीसी निर्मित राफेल सहित भारतीय विमानों को मार गिराने के लिए चीनी जेट का इस्तेमाल किया। भारत सरकार ने ना तो इसका खंडन किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। रविवार को एक आधिकारिक ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बस इतना कहा कि हर लड़ाई का एक हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तानी दावे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि अगर ये सच है तो ये पश्चिम के सैन्य प्रभुत्व के खिलाफ चीनी ताकत को दर्शाता है, जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सिंह ने दिए साक्षात्कार में बताया। इससे ये प्रश्न उठता है, क्या सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले चीनी हथियारों को ध्यान में रखा था? युद्ध विराम की घोषणा को लेकर अभी भी काफ़ी बहस चल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका श्रेय लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है, जिससे मोदी को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगले दिन ट्रंप ने इसे और भी बदतर बना दिया। उनके बयान में न केवल भारत और पाकिस्तान की बराबरी की गई, बल्कि इसमें कश्मीर के बारे में भी उल्लेख था। मोदी सरकार के लिए, जिसने 2019 से घाटी में असंतोष की किसी भी अभिव्यक्ति को कुचल दिया है और इसे पर्यटन की सफलता के रूप में प्रदर्शित किया है, इससे बुरा परिणाम कुछ नहीं हो सकता था। दोस्तों इससे हम अगले सवाल पर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का क्या बड़ा उद्देश्य था? इससे ये पता चलता है कि संकट को बढ़ाने और एक अरब लोगों के देश को युद्ध में धकेलने के लिए बस कुछ आतंकवादियों को ही जरूरत होती है। पहलगाम में 26 लोग गोलियों में भेंट चढ़ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इतना ही भारतीय मारे गए। 21 नागरिक, जिनमें से ज़्यादातर जम्मू क्षेत्र के थे, और 5 सैन्यकर्मी भी मारे गए। संघर्ष की मानवीय लागत शायद सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर आसमान रूप से पड़ती है, लेकिन सभी नागरिकों को इससे कहीं अधिक लागत उठानी पड़ती है। पिछले साल भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, जो यूक्रेन के बाद दूसरे स्थान पर था। बढ़ते संघर्ष से आर्थिक पीड़ा और बढ़ेगी। मास मीडिया द्वारा लगातार झूठी जीत का ढिंढोरा पीटने वाले कई भारतीय कहते हैं कि वो इस दर्द को सहने के लिए तैयार है। रांची में एक चाय बेचने वाले ने नोलिला मिन्स से कहा कि हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बदले में पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं ऑपरेशन मंगलसूत्र का इंतजार कर रहा हूँ। ये स्पष्ट नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ, लेकिन इसने एक बार फिर ये उजागर कर दिया कि उग्र राष्ट्रवाद की कीमत क्या होती है।